औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। 100, 125, 150 साल पहले अल्लामा मोहम्मद डॉक्टर इकबाल ने एक लड़ाई शुरू की। उनका नारा था, उनका कहना था, उनकी डिमांड थी कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। और जब जवानों को पीरों के उस्ताद करने की बात हुई है तो हमें अपने नौनिहालों को ऐसी तरबियत देनी है, अपने यूथ को, अपने नौजवानों को ऐसी तरबियत देनी है कि कल वो कमान संभाल सकें। आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही शफीक मेहरबान एक शजर सायादार को जहमत दी है जो न सिर्फ बच्चों की तरबियत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनका एक एम है कि वो लाइब्रेरी जो हमारे पास एक ऐसा हवाला है जिससे दिमाग रोशन होते हैं, दम तोड़ते हुए इस हवाले को भी ज़िंदा करने के लिए हिस्सा बकदर जुस्सा डाल रहे हैं। सिटीज़न लाइब्रेरी लाइजन एसोसिएशन उन्होंने बनाई है, CLLA सिला। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं आफ्ताब फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आफ्ताब फारूकी साहब अपने साथ दो अनमोल रतन लेकर आए हैं। एक हैं रेयान अली, 7 साल की उम्र के शोला बयां मुकर्रिर का एक हवाला कहानी गो का है। इनसे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को यकीनन ये गुफ्तगू पुरलुत्फ लगेगी। रेयान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इनके साथ जो है मौजूद हैं मनाहिल उमैर, डबिंग आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा बच्चों की दुनिया रेडियो का एक प्रोग्राम है, उसकी निज़ामतकार हैं और यकीनन एक रोशन मुस्तकबिल का हवाला है। आने वाले कल में हम यकीनन इनके लिए दुआ गो हैं, इनको बहुत अच्छी जगह देखें। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? और रेयान के साथ बैठे हुए कैसा फील कर रही हैं आप? रेहान तो एक सुपरस्टार है, उनके साथ बैठ के तो बहुत अच्छा क्या बात है। आफ्ताब भाई, आपसे शुरू करेंगे। पहले तो थोड़ा सा तारुफ उस हवाले का दे दें, वो जो सिला है। सिला का ख्याल कैसे आया और सिला में कितनी मुश्किलात आई, क्या कर रहे हैं, क्या करने का प्लान है, कुछ थोड़ा सा मुख्तसर इसके बारे में बताएं। ये 2005 की बात है। हमारे दोस्त हुआ करते थे अताउल्लाह शाह साहब, जो डायरेक्टर थे लियाकत लाइब्रेरी से। अताउल्लाह शाह साहब, तो वो उनका आखिरी यानी रिटायरमेंट का दौर जा रहा था। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई मैं रिटायर तो हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लियाकत लाइब्रेरी का हाल है वो बड़ा ज़बूं हाली के शिकार है। तो वहीं बैठकर हमने ये प्रोग्राम बनाया कि एक कमेटी बनाई जाए। तो उसका नाम था सिटीज़न लाइब्रेरी लाइजन एसोसिएशन, जो हमने इतवार के इतवार वहाँ हमारा इजलास लियाकत लाइब्रेरी में होता था और जिसकी सदारत फातिमा सुरैया बजिया किया करती थी। अरे माशाल्लाह। और फातिमा सुरैया बजिया हमारी पहली सरपरस्त भी थी माशाल्लाह। लियाकत लाइब्रेरी की ये सूरत हाल थी कि 19 साल से वहाँ फ्यूमिगेशन नहीं हुई थी। वहाँ पर जो हर छठे महीने होनी चाहिए लाइब्रेरी की, वहाँ पर जो किताबें, क्योंकि वो रेफरेंस लाइब्रेरी है, वो किताबों की हालत ये थी कि बहुत सी 2-2, 3-3 हज़ार साल पुरानी किताब कि आप किताब को चुटकी से लें तो उतना हिस्सा आपके हाथ में आ जाता था। ये सूरत हाल थी। कोई अगर वहाँ पढ़ने जो बच्चे आते थे रेफरेंस के, उन्हें ये सहूलत नहीं थी कि वो किसी तरह उसकी कॉपी करा लें, तो वो क्या करते थे, ब्लेड से वो मारा, उसका वो सफ़ा ले गए। तो ये हालात थे। और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। ओवरहेड अंडरग्राउंड टैंक्स जो थे उसका हालत बहुत ख़राब थी पानी के हवाले से। खैर जी, हमने वो बीड़ा उठाया और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने शायद ही कोई वज़ीर होगा, कोई ऐसा मुदीर होगा अखबार का जिसको मैंने ख़त नहीं लिखे। नतीजा ये हुआ कि हम 2005 में हमारी सिंध हुकूमत ने बजट में उसके लिए पैसे रख दिए। ये पहली कामयाबी हमें वहाँ हासिल हुई थी और वहाँ हमने वज़ीर मुसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुला। जी हाँ।
और इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे मोइन अख्तर ने बहुत साथ दिया, मरहूम ने। उन्होंने मुझे गवर्नर से मिलाया, उन्होंने वजीर और दाखिला उस से वक्त मेरा मिलाया। ख्याल है इशरतुल इबाद इशरतुल इबाद साहब थे, और इशरतुल इबाद साहब का और रऊफ सिद्दीकी का बड़ा काम है, मैं समझता हूँ इस हवाले से। वो डॉक्टर इशरतुल इबाद गवर्नर, एक्स गवर्नर सिंध, सर आपके अच्छे कामों की तारीफें आज भी होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आप हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह फिर वहाँ जो उस वक्त वजीर सकाफत थे, वहाँ हमने फिर एक तकरीब रखी थी इस सिलसिले में। तो नतीजा ये हुआ कि एक साजिद हसन साहब जो राइटर हैं, उन्होंने अली हसन साजिद नहीं, साजिद हसन। साजिद मीर, सॉरी साजिद मीर जो राइटर हैं, उन्होंने नवाए वक्त में कॉलम लिखा है इसके बाद। अब्दुल कादिर हसन ने हमारे डाकू हमारे कुतुब खाने जंग में लिखा। वाह वाह। और एक बच्ची थी बशीर करके, कोई पूरा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, आफ्ताब बेग साहब फोटोग्राफी कर रहे थे, उसने जो हमारी मिड वीक है अखबार जहां का, वो इसका जंग का, उसमें कॉलम लिखा। तो उसके बड़े असरात मरतब हुए और हम बड़ी हद तक कामयाब हुए। यानी लाइब्रेरी की ज़बूहाली कभी हमें जो था उससे बेहतरी आई, उसमें वहाँ फ्यूमिगेशन हुई, लोगों ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम लिया। और फिर हमने ये करना शुरू किया कि हम घरों से अपनी गाड़ी के अंदर किताबें भरते थे और लाइब्रेरियों में वाह वाह पहुंचाते वाह। वो किसी ने कहा कि सफर है शर्त, मसाफिर नवाज बहुत तेरे, हजार हा शजर सायादार राह में है जनाब। तो ये सिलसिला जारी था कि फिर आपको पता है कुछ सियासी हालात मुल्क के ऐसे बने, और ये जाहिर है ये कोई ऐसा काम नहीं था जिसके अंदर कोई अर्निंग हो रही होती है, तो इसमें तो हमारा वक्त भी जाता था और हम घर से अपनी चाय वगैरह का सामान लेके वहां आते थे। यकीनन। तो ये इस तरह से तो वो सिलसिला टूट गया। उसके बाद वो खासा अर्सा वो सिलसिला वो रहा। हमने हाँ ये जरूर हुआ कि हमने इसको रजिस्टर्ड करा लिया सिला को, और इसके तहत एक किताब हमने छापी, और वो किताब मेरे ही वालिद साहब की किताब थी, शोलाए तजल्ली कमर अमरोज़ी साहब की। माशाअल्लाह। और हमने ये भी यानी सोचा था कि हम ये आइंदा ऐसे लोगों की किताबें ज़रूर छापेंगे जिनको यानी इनकी इस्तात नहीं है कि वो किताब छाप सकें। तो ये काम भी हमने किसी हद तक उसमें आगाज़ किया। 2,5-3 साल पहले की बात है कि मेरा जाना हुआ, ये सकाफत सेंटर है जो आपका करीमाबाद से आगे, जी जी जी, वहाँ पर मरकज खेलो सकाफत, वहाँ पर एक कुतुब खाना है, वहाँ मैं जाना हुआ। वहाँ बहुत ज़बरदस्त कुतुब खाना, बच्चियाँ बैठी हुई, सब कुछ मैं देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। तो मेरी एक आदत है कि कोई भी कुतुब खाना हो तो मैं उसमें ज़रूर घुस जाता हूँ। वहाँ देखा तो मैंने बच्चियों से कहा, मैंने कहा भाई बड़ी खुशी हुई, आप यहाँ कौन सी किताबें पढ़ने आती हैं? तो उन्होंने कहा हम पढ़ने थोड़ी आते हैं। मैंने कहा फिर कहना हम तो यहाँ मुलाजिम हैं। अब वो एक ऐसा शौक लगा मुझे कि मैंने कहा कि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुतुब खानों की कमी नहीं है। कुतुब खाने मौजूद हैं, उनके अंदर किताबें मौजूद हैं, उनमें सामान सारे मौजूद हैं, और अगर नहीं है तो कुतुब बीन मौजूद नहीं है। और वहाँ हमें ये एहसास हुआ कि हम मुताले से यानी पढ़ने की आदत से कितनी दूर जा चुके हैं। अगर आप जैसे लोग नहीं होंगे तो किसी शायर ने कहा है, कागज की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। अल्लाह अकबर, सही कह रहे हैं। अगर आप जैसे लोग आएंगे इसकी बका के लिए तो शायद मामले को रोका जा सके, बंद बांधा जा सके, क्योंकि डिजिटल के इस दौर में किताब बहरहाल अपनी जगह अहमियत रखती है, क्योंकि जो चीज़ आप फेसबुक पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 100% तस्दीक के साथ नहीं है। तो किताब से रिश्ता बहरहाल जोड़ के रखिए जी। तो अच्छा, अभी आपने डिजिटल का वो इस्तेमाल किया, मैंने इसी मोबाइल को, इस किताब की तहरीक को इसी मोबाइल से आगे बढ़ाया है। आओ बच्चों किताब पढ़ें, बिल्कुल सही है, इसी को इस्तेमाल किया। अब हमारे बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिवली अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीजें बेहतर है ना। बिल्कुल। तो बस यही तो वो तहरीक हमने आज से 2.5 साल पहले शुरू की। आज अल्लाह के करम से हमारे पास 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, और उन स्कूलों के बच्चे हैं जहां पर उर्दू पढ़ने पर बोलने पर पाबंदी है। ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं ये भी उन्हीं स्कूलों से हैं कि वो वहां पर
सिवाय उर्दू का जो पीरियड होता है उसके या अलावा आप उर्दू उसके नहीं बोल अलावा सकते। उर्दू नहीं बोल सकते। वो समझती हैं, अपनी हद तक समझती हैं कि हमारा बच्चा उर्दू में बात करे। वो बच्चे तो इस जगह पे मैं, आप यकीन जानिए, जापान, उन असातिज़ा चीन, को, जर्मनी, फ्रांस, ये सब अंग्रेजी नहीं बोलते, बिल्कुल। ये अपनी अपनी जबानों में तरक्की कर गए। जी, तो मैं उन असातिज़ा को जो वहां पढ़ाते हैं उन्हें सलाम पेश करता हूं, जो ये बच्चों को मेरे पास लेके आते हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। उनके दिल में दर्द है। बिल्कुल असल मसला वही है कि इसको कौन आगे बढ़ाए। लोगों में प्यास मौजूद है, वो चाहते हैं अपनी कौमी जुबान, और हमने गैर महसूस तरीके से अपनी कौमी जुबान को आगे बढ़ाया है इसमें, और हमने उर्दू को यानी फरोग दिया है। पहले पंजाब का बड़ा किरदार है इस सारे बहुत काम में, ज्यादा, इसमें कोई दो बहुत। राय नहीं है। थोड़ा सा मौजू की तरफ आएंगे। आज आप, मैंने कहा कि दो अनमोल रतन लेकर हमारे इस शो का हिस्सा बने हैं। बच्चों की तरफ जो रुझान बढ़ा, इनकी सलाहियतों को निखारने के काम की तरफ कैसे आए, वो जरा बताएं। हाँ, ये जब पहला जो इसका इब्तिदा हुई थी वो ये थी कि मैंने ये सोचा कि मैं इसको कैसे शुरू करूं। तो मेरी नवासी उरूश, उसको मैंने कहा बेटा एक वीडियो बनाओ। अच्छा, एक और बात बताता चलूं कि हमारी जो सिला है उसका नारा है, किताब पढ़िए, किताब खरीदिए, किताब तोहफा दीजिए। वाह वाह। तो मैंने उससे, बच्ची से कहा कि पढ़ने के फवायद बयान करो, एक वीडियो बनाओ 1-1.5 मिनट की, और उसके बाद उसमें लिखो किताब, उसमें कहो किताब पढ़िए, किताब खरीदिए, किताब तोहफा दीजिए। वो हमने वीडियो वायरल की और कहा जितने बच्चे भी इसी तरह की वीडियो हमें बना के भेजेंगे हम उन्हें इनाम देंगे। वाह वाह। तो यहां से इब्तिदा हुई इस बात की। आप यकीन जानिए कि 150 के करीब बच्चों की वीडियोस मेरे पास आ गई जो मेरे वहमो गुमान में नहीं था। अब वहां सिलसिला ये हुआ कि मैं अब इसको कैसे जो है इन बच्चों को यानी इनको मैनेज कैसे करना है इनको। तो फिर हमने On आओ board। बच्चों किताब पढ़ें। अच्छा हाँ, यहाँ मैं भूल गया एक बात बताना कि मेरी मुलाकात फोन पे आसिफ इलियास से हुई। आसिफ इलियास हमारे शहर का एक बड़ा नाम, बड़ा आदमी, बहुत सारा हुनर रखते हैं जनाब। तो आसिफ इलियास से मेरी बात हुई फोन पे। मैंने उनसे कहा कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तकरीब करना चाहता हूँ। मुशाफा मुलाकात नहीं, थी आपसे, मुशाफा नहीं थी। फोन पे बात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो अपना तकरीब है उसके बारे में कुछ लिख के भेज दें। तो मैं उसमें, जब मैंने उन्हें तकरीब के बारे में लिख के भेजा और उन्होंने उसके, वो आप अपनी जुबान में क्यू शीट कहते हैं क्या, जी, मंजरजात पढ़े उनके सारे। वो बना के भेजी। तो मेरी वाइफ से मैंने कहा यही शख्स है जो हमारा काम लेके आगे चलेगा। और वो दिन है, आज का दिन है, हमारे बच्चों की सरपरस्ती जो कर रहे हैं वो आसिफ इलियास। आसिफ इलियास जिंदाबाद। अच्छा जी, तो इस तरह आपने अब इनकी सलाहियतों को पॉलिश करना शुरू किया। जी। रेहान अली साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप एक डिबेटर हैं और आप कहानियां भी सुनाते हैं। कहानियां सुनाने का तो रिवाज खत्म नहीं हो गया? क्या? लोग अब कहानियां सुनते हैं आपसे? सुनते तो हैं। अच्छा, और जो आप तकरीर वगैरह करते हैं, मैंने सुना अभी आपने कोई इनाम भी जीता है। हाँ, जीता था ना कल। क्या इनाम था, कहाँ था वो, कुछ बताइए उस बारे में। कल रशियन सेंटर में मैं स्पीच में सेकंड आया था। अच्छा, मेडल मिला है मुझे सेकंड वाला। वेरी गुड। तो क्या आपने वहां तकरीर, कौन सी तकरीर की आपने? वही वाली जो अभी नीचे मैं आपको सुना रहा था। चलें, हमारे सुनने वालों को भी सुनाएं, चलें। दोस्ती एक ऐसा ताल्लुक है कि जब दो इंसानों के दरमियान हो तो ना सिर्फ आपस के गहरे राब्ते को जाहिर करता है बल्कि बाहमी रब्त और ताउन को भी फरोग देता है। और यही दोस्ती का ताल्लुक जब दो मुल्कों के दरमियान हो तो ना सिर्फ उसके सम्राट, ना सिर्फ उन रियासतों को हासिल होते बल्कि उनमें बसने वाले अवाम तक भी मुंतकिल होते हैं अली वकार। क्या मैं पाकिस्तान के बाद नौज़ैदा रियासत की हैसियत से दोस्ती का एक ऐसा ही रिश्ता पाकिस्तान और रूस के माबैन भी परवान चढ़ा। रूस जो न सिर्फ दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है बल्कि मईशत, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे है। 1 मई 1948 को सरकारी सतह पर कायम होने वाली यही दोस्ती सरजंग के दिनों में उतार चढ़ाव के मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है, लेकिन बावजूद इसके 1980 में कायम होने वाली स्टील में और गुड्डू पर आज इस दोस्ती की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है।
दो तरफा ताल्लुकात की मद में पाकिस्तान और रूस तेल, गैस, सनत, ज़राअत और दीगर तमाम शोबोजात में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं और इस दोस्ती को जारी रखे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और रूस इस दोस्ती की अहमियत को समझे ताकि आने वाले वक्तों में पेश आने वाले मसाइल को भी मिलजुल कर हल कर सके। शुक्रिया। वाह 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 वाह। रेहान भाई आप तो बड़ी जबरदस्त तकरीर करते हैं। और वहां कितने लोग ऐसे थे जो आपको सुनते ही उन्होंने आपसे के साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ वगैरह मांगा? ऑटोग्राफ तो नहीं लेकिन सेल्फियां ली आपके साथ। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। और अब हम चलेंगे मनाहिल की तरफ। मनाहिल आप डबिंग आर्टिस्ट भी हैं और रेडियो से प्रोग्राम भी करती हैं, आरजे भी हैं। आरजे अलग होता है या कुछ हम आपको आरजे कह सकते हैं ना? तो कैसे इस सिलसिले को आपने स्टार्ट किया, डबिंग की तरफ कैसे आए? पहले मैं रेडियो जाती थी, वहीं आसिफ इलियास साहब से मुलाकात हुई। रेडियो कौन लेके जाता था? अपनी मदर के साथ, अपने भाइयों के साथ जाती थी। अच्छा, गुड। फिर वहीं आसिफ इलियास होस्ट है, उस टाइम पे उनसे मुलाकात हुई। रेडियो पाकिस्तान की बात कर रही हैं आप? जी। जो ये सदर वाली साइड पे था या इधर वाला जो सिविक सेंटर वाला है? सिविक सेंटर वाला। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, वहाँ पे आसिफ इलियास होस्ट थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी तरबियत की। उसके बाद फिर आसिफ इलियास के रेफरेंस से मैं डबिंग पे गई और फर्स्ट ऑडिशन में मेरी सिलेक्शन हो गई। तो क्या कहाँ डबिंग की है आपने? कौन सी आवाजें ऐसी हैं जो मेरे सुनने वाले देखेंगे तो रिकॉल करेंगे, अच्छा ये आवाज मनाहिल की थी? फर्स्ट टाइम मैंने टीआरटी में एक प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद उर्दू वन में एक प्रोजेक्ट था जो अभी थोड़ा सा पहले ही आया है, उसमें भी मेरी आवाज़ थी। वेरी गुड। और ये जो आप रेडियो से निजामत करती हैं, रेडियो के प्रोग्राम में आप कंपेयर हैं, आरजे हैं, कैसा तजुर्बा है और कैसे क्या क्या उसमें नए तजुर्बात हुए आपको? रेडियो पे ये होता है कि एक तो उर्दू ज़बान में हम लोग सब कुछ करते हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और रेडियो पे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्क्रिप्ट्स के साथ साथ उसमें थोड़ी सी राइमिंग वर्ड्स डालूं, उसमें थोड़ी सी नज़म की तरफ जाऊं, तो मेरा ज़्यादातर रुझान। आप अभी किस क्लास के स्टूडेंट हो? मैंने मैट्रिक किया है। अच्छा, वेरी गुड। तो रेहान सर आप किस क्लास में हैं अभी? अभी मैं कुछ दिन पहले मैं 1 में था, अब मैं 2 में चले गई हूँ। आप चले गए खुद ही चले या एग्जाम दे के गए? एग्जाम देके। उर्दू में पूछे कितने नंबर आए? उर्दू में कितने नंबर आए थे आपके? 50 में से 49। तो आप ये पूरी क्लास में। ओए होए 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 होए। रेहान भाई आप तो जबरदस्त आदमी है यार। अच्छा, इसके अलावा हॉबीज क्या है आपकी जो आप कर रहे हैं? डिबेट पढ़ भी रहे हैं, एक डिबेटर भी हैं और कहानियां भी सुनाते हैं लोगों को। इसके अलावा और क्या करते हैं? मतलब जब मैं आपकी उम्र का था ना तो मैं सिर्फ शरारत करता था। आपको शरारत के अलावा और कोई काम नहीं आता? कोई काम नहीं था मुझे, जब तो बहुत पिटा हूं मैं। आप तो नहीं पिटते? आपको मार तो नहीं पड़ती घर पे? थोड़ी बहुत पड़ती थोड़ी। तो इसका मतलब मेरे दोस्त आप भी शरारत करते हैं? हाँ। है ना? अच्छा, करते। और क्या खेल क्या कौन से पसंद है आपको? खेल क्रिकेट एक तो पसंद है। क्रिकेट पसंद है या था? अब था और अभी भी पसंद है। अच्छा, तो जो इस वक्त वर्ल्ड कप में हमारा हाल हुआ है, हमें तो अमेरिका ने भी मारा, इंडिया ने भी मारा और वहां मारा जहां पानी कम था। गाना। हाँ। तो आपको कैसा फील हुआ जब पाकिस्तान इंडिया से हारा और पाकिस्तान अमेरिका से हारा? तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? भाई पाकिस्तान जो प्रैक्टिस नहीं करता। नहीं करता, ऐसे ही लग रहा है। तो जाहिर उसको हारनी है ना। जाहिर उसको हारनी है। वैसे आपके पसंदीदा तरीन खिलाड़ी कौन से हैं? बाबर आजम। बाबर आजम? हाँ। बाबर अलग और आजम अलग या दोनों मिला के बाबर आजम? दोनों मिला के बाबर आजम। अच्छा, क्योंकि आजम खान भी एक खिलाड़ी है ना, उसको जानते हैं आप आजम खान को? नहीं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी को जानते हैं? नहीं। जो फास्ट बॉलिंग करता है? वो तो मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। आप क्या करते हैं? आप फास्ट बॉलर हैं, आप बैट्समैन हैं या स्पिन बॉलर हैं? आप क्या करते हैं क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो आपकी स्पेशलिटी क्या होती है? फास्ट बॉल करना, स्पिन बॉल करना और बड़े बड़े छक्के मारना। अरे वाह वाह। मतलब जब आप ओवर का स्टार्ट करते हैं, पहली बॉल आप फास्ट कराते हैं, फिर दूसरी बॉल फास्ट कराते हैं, फिर आप थक जाते हैं तो स्पिन शुरू कर देते हैं तीसरी बॉल से। हाँ। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो अच्छा, आप जैसे ये डबिंग कराती हैं मनाहिल,
तो आपको सर आसिफ इलियास ने चांस नहीं दिया ऐसे डबिंग कराने के लिए? आप जैसे आपकी आवाज में एक बादशाह या प्रिंस का रोल अगर आप करें। मैंने डबिंग कभी की नहीं है। अच्छा, लेकिन कभी ना कभी तो आदमी पहला काम करता है ना। अभी तक मैंने नहीं किए। अच्छा, अभी तक आपने और क्या क्या किया है? अभी तक कुछ दिनों पहले जब रशियन सेंटर का पहला दिन स्टार्ट हुआ था ना, तब उसके कुछ ही दिनों बाद एक और चीज जिस पर मैं ज्वाइन हुआ था, उसका नाम है आपके जर्नी टू हज। अच्छा, गुड। सुना है आपने नाम? नहीं। वहाँ पे हमने हज की बातें बताई हैं, और हज की चीजें सिखाई है, और खाने काबा के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी बताई है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाज़रीन कराम, आज मेरे पास ये आसमान से उतरे हुए सितारे मौजूद हैं, और यकीनन आप इनकी गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक में हमें पता चला है रेहान सर की एक और क्वालिटी के बारे में, और उस क्वालिटी पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन हमें मनाहिल की भी एक क्वालिटी पता चली है। मनाहिल, एक्टिंग का भी कुछ हवाले सामने आए हैं हमारे। जी, जैसे कि मैंने डबिंग का बताया कि आसिफ इलियास ने तरबियत की, सेम वैसे ही थिएटर में आसिफ इलियास साहब ने मतलब सिखाया। उसके बाद थिएटर हुआ, उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वेरी गुड। उसके बाद कई अपॉर्चुनिटीज आई, जैसे मज़ार कायद में, एक्सपो सेंटर में, मज़ार कायद में 6 सितंबर के हवाले से किया, और एक्सपो सेंटर में हमने फ़लस्तीन के हवाले से थिएटर किया था। फ़लस्तीन के हवाले से बात निकली है तो भाई रेहान साहब, मेरे इल्म में ये बात आती है कि जो कुछ फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हो रहा है, उस पर आपका जो एहतजाज है वो अपने कलम से जारी है। आप पेंटिंग्स बनाते हैं, और फ़लस्तीन के हवाले से क्या बनाया आपने? क्या मेरे पास कुछ इत्तला है कि आप उसके हवाले से कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं। मैं एक तो फ़लस्तीन का झंडा बनाता हूँ। अच्छा, गुड। फ़लस्तीन का झंडा बनाता हूँ। कभी ड्राइंग्स में कुछ अच्छा ड्रॉ भी कर लेता हूँ। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आफ्ताब भाई, क्या प्लान और हैं आपके? जैसे आपने एक बच्चा तो गोद में उठा लिया है, लाइब्रेरी वाला। ये जो दूसरे 1000 बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि सिर्फ बच्चों की बात नहीं, बल्कि हमारे मुल्क की मसाइल भी ऐसे हैं कि उनका हल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमारे बच्चों में और बड़ों में पढ़ने की आदत नहीं होगी। सही। यानी हमारा अलमिया है ये कि इस वक्त हमारे यहाँ इसी शहर के अंदर 25-30 हज़ार बड़ी मुश्किल से अखबारात छपते हैं, मुख्तलिफ अखबारात सारे मिलाकर। और आप वक्त के जहां जिस अखबार से मैं मुंसलिक था वो लाखों में छपता था, और आज वो 25-30 हज़ार अखबार मिला के रह गए, और वो बिकता नहीं है। हाय हाय हाय, वो बिकता अच्छा, नहीं। मेरे तो चूंकि घर में मैं शायद रेहान के बराबर था, और आई हैव 7 सिस्टर्स, तो मैं अपनी बहनों के पास अखबार लेकर जाता था कि वो टार्जन की कहानी आती थी, तो मुझे ये सुनाए। तो फिर वो वहां से वो बहनों ने थोड़ा सा महमेज दी कि भाई तुम खुद पढ़ने की कोशिश करो, तो वो इसी उम्र से पढ़ना शुरू किया। दूसरी आज तक वो अखबार जो है जंग मेरे घर आता है। लेकिन सूरत हाल यही है कि जो अखबारात की एक सनत थी वो ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी में दम तोड़ गई है। यूरोप में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सोसाइटी में दम तोड़ गई है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इस 24 करोड़ की आबादी में बड़े से बड़े शायर जो बड़े नामवर हमारे यहाँ के हैं, 1000 से ज्यादा उनकी किताब नहीं छपती, और अब तो 100 और 200 पे सूरत हाल आ गई है। अच्छा, यहाँ एक और जो बड़ी अलमिया है वो ये है कि वो किताब 1000 या 200 बिकती भी नहीं, वो मुफ्त में जाती है।
और फिर उसके अलावा एक अलमिया ये देखिए कि उस किताब की अगर आप रूनुमाई कराएंगे तो उसमें जो रूनुमाई पे बोलने वाले आते हैं वो उनका अक्सरियत का ये कहना होता है वक्त नहीं था तो हमने किताब नहीं पढ़ी, लिहाजा वो किताब की बजाय साहिब किताब की तारीफ करके चले जाते हैं। तो पता ये चला कि हम इतने पीछे हट गए हैं मुताले की आदत से। हमारा तो मैं अपना ये समझ लीजिए जो अल्लाह ने मुझे बाकी जिंदगी दी है मैंने इसके लिए वक्फ कर दी कि मैं बच्चों को पढ़ाना सिखा। क्या क्या अगले प्रोग्राम क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लाइज ऑन करेंगे? अब बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं तो इसमें क्या आपने बस ये आप यकीन जानिए हमारा ना कोई दफ्तर है, अच्छा, ना हमारा कोई ऐसी जगह है। लाइब्रेरी में आप लोगों ने कोई दफ्तर नहीं बनाया, बैठने की जगह नहीं बनाई? नहीं, हमारे वो वसाइल नहीं है ना, वसाइल नहीं, ठीक है ना। अब हम बल्कि हमारे तो घर वाले और मेरे भी और मेरे ख्याल आसिफ के भी वो समझते हैं कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें कुछ आता ही नहीं। अच्छा नाम है, जिन्हें नाम है, लोग कहते हैं नाम से क्या होगा। नहीं नाम के अलावा नहीं, ये तो मतलब काम, ये तो कार्य जुनू है, ऐसा नहीं है ये तो वो तो कहने का मकसद ये है कि हमने ये अंदाजा लगाया कि हमारा जो असल मसला है वो पढ़ने की आदत ना होना है। तो हम इन बच्चों से, क्योंकि अब बड़े तो आप ये देखिए इस कराची के अंदर कितनी अदबी महफिल होती है, आप मुझे वहां 60 साल से कम का एक आदमी नहीं दिखा सकते। हमारे बच्चों के आने की वजह से ये हुआ कि हमारे बच्चे जो हैं वो आते हैं तो उनके साथ उनके माँ बाप आते हैं, वो यूथ है, और फिर उसके साथ एक तीसरी जनरेशन जो हमारी उम्र की है वो मिल जाती है। तो ये एक गैप जो है उसको फिल कर रहे हैं। दूसरी जो अहम बात जिसको हमने इस तकरीब में यानी हमने कामयाबी जो हासिल की, जो सबसे अहम, वो वक्त की पाबंदी। हमने हकीम मोहम्मद सईद शहीद की रिवायत को जिंदा किया। हमारी कोई तकरीब एक लम्हा ताखीर का शिकार नहीं होती। वाह वाह वाह। हम हकीम साहब की रिवायत के मुताबिक तकरीब से 2 मिनट पहले खड़े हो जाते हैं और उस वक्त का इंतजार करते हैं। 14 से 15 तकारीब हो चुकी हैं, कोई तकरीब एक लम्हा ताखीर का शिकार नहीं हुई। और यहाँ मुझे हकीम साहब का वो कौल भी याद आ रहा है कि इस मुल्क के बच्चों को बड़ा बना दो, ये मुल्क बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा ना कि अल्लामा इकबाल ये डिमांड जो है वो 150 साल से कर रहे हैं। आज जाके आप यूथ को ऑब्लाइज करते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि आने वाले कल में ये हमारी जो है वो रहनुमाई करें। रेहान सर, क्या हुआ? क्या बनने का मूड है आपका? जी एस्ट्रोनॉट। उसमें क्या करोगे तुम? चांद में जाऊंगा, अपना झंडा लगाऊंगा, पाकिस्तान का झंडा लगाऊंगा। और वहां जो वो बुढ़िया चरखा काट रही है वो क्या है उसका, वो उनके साथ कोई सलाम दुआ आपकी हुई? कोई व्हाट्सएप पे राब्ता हुआ आपका? क्या? चांद पे एक बुढ़िया भी तो है, बताया नहीं किसी ने आपको? नहीं। अच्छा, तो वो चांद को मामू क्यों कहते हैं? चंदा मामा कहते हैं ना, चंदा मामा। चंदा मामा? हाँ, मामू क्यों कहते हैं चांद को? उसका यूजर नेम इंसानों ने बना दिया। हाँ, ये बात तो है। हातिफ साहब की गजल नज्म याद आती है यहाँ पे। चांद पे जब आप जाएंगे और दीगर सैयारों पे जाएंगे, कायनात की खोज का आपका जो शौक है ये आपको कैसे हुआ? कायनात की खोज का मतलब आप डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? आप जो है इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते? आप पायलट क्यों नहीं बनना चाहते? आप जो है वो एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? अरे तेरे सारे सवाल एक साथ में पूछूं। अच्छा चलो एक एक करके बताओ। मैं एस्ट्रोनॉट इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस दिन, जब मेरे पहले दिन एस्ट्रोनॉट बनूंगा, तब मैं उस दिन पहली बार जाऊंगा स्पेस में। अच्छा, स्पेस में जाने का शौक है आपको? बहुत। तो वहां जो चमकते हुए सितारे हैं, चांद है, ये आपको अच्छा लगता है रात में जब आप देखते हैं उनको? हाँ, देखता हूँ ना। उनसे कुछ गुफ्तगू होती है आपकी? बात चल रही है चांद वांद से कि नहीं? आप उनसे मकालमा करते हैं, बात करते हैं, डायलॉग्स करते हैं? वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना यार। आप अपनी तो बात करो ना, वो जवाब आए या नहीं आए उनका छोड़ो ना, आप तो अपनी बात उन तक पहुंचाओ। हो सकता है वो जो वेव्स हैं, जो लेयर्स हैं, क्या पता कोई बात आपकी उन तक पहुंच जाए और कोई जो है वो स्पेस आ जाए आपको लेने। स्पेस एलियंस भी तो आ सकते हैं ना। जैसे आपने मिसाल के तौर पे
आप खड़े हैं छत पे, आपने कोई विश की कि भाई एलियंस आए मुझसे मिले, तो आ भी तो सकते हैं ना। अगर आ गए तो आप चले जाएंगे? मुमकिन नहीं है। नहीं, क्यों नहीं मुमकिन है यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। अच्छा ये बताइए कि अगर स्पेस में बैठकर एलियंस आते हैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए, तो क्या आप चले जाएंगे, या पहले मम्मी पापा के पास जाएंगे कि आप मुझे परमिशन दो, मुझे मेरे दोस्त आए मुझे लेने, तो हम लोग जरा पार्टी करके वापस आ रहे हैं। हाँ, परमिशन लूंगा, और अगर उन्होंने हाँ कह दिया पार्टी करूंगा वीनस पे जाके। मार्स में जाके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये फायदा हुआ है हमें बच्चों को आगे लाने का, कि इनमें खुद ब खुद एक सलाहियत जो है वो उजागर हो रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे याद पड़ता है हमारे एक उस्ताद आते थे, चूंकि मैंने भी आर्ट्स काउंसिल से बड़े कोर्सेज किए हैं, आर्ट्स काउंसिल से, एलियान फ्रांसिस से, तो हमारा एक उस्ताद आते थे जो हमें माइम सिखाते थे, फिलिप बिजो। तो फिलिप बिजो का कहना ये था कि हम जो अहले यूरोप हैं वो अपने बच्चों को 2 साल के बाद जो उतार देते हैं गोद से, और वो चलना बढ़ना मतलब खुद शुरू करते हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट के हवाले से वो कह रहा था कि 10 साल के बच्चे को भी, घोड़े को भी हम जो है वो अपनी गोद में चला के रखते हैं। तो ये जो उम्र है, इसमें जब आप सिखाना बताना शुरू कर रहे हैं इनको, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल आज मैंने भी देखा, मेरी नाजरीन ने भी देखा। तो ये तो एक ऐसा आप काम कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि आप 3 नस्लें जोड़ते हैं किसी भी एक तकरीब में बुलाकर, ये बहुत अच्छा काम है। मनाहिल, क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो इसकी कोई खास वजह? लोगों की खिदमत करना। डॉक्टर कहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं यार, आजकल डॉक्टर तो बहुत पैसे बना रहे हैं। नहीं, मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप डबिंग करते हो, तो एक्टिंग करते हो, इसमें फ्यूचर बनाने की तरफ नहीं रुझान आपका? नहीं, इन चीजों को भी साथ लेके चलना, लेकिन डॉक्टर भी बनना। अच्छा, जो तालीम का हवाला है वो साथ साथ चलेगा, साथ चलेगा, और सारी एक्टिविटीज भी जो हैं वो भी साथ साथ चलेंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आफ्ताब भाई, ये जो आपने जिक्र किया था कि तकरीबन लगभग 1000 बच्चे ऑन बोर्ड हो चुके हैं, तो उनमें मुख्तलिफ सलाहियतें होंगी, मुख्तलिफ रुझानात के बच्चे होंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्पेशल बच्चों का इदारा है, दारुल सुकून, उसके कुछ ऑफिस बेरर आए थे और उनके साथ बड़ी गुफ्तगू रही। वो जो एंजल्स हैं वो भी उनके बकौल के वो बिहेव जो है ना, उनका बिहेवियर भी नॉर्मल बच्चों की तरह होता है। बच्चे एक दूसरे को छेड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, रोते भी हैं, आके शिकायत भी करते हैं, फिर उसी तरह प्यार से मान भी जाते हैं। आप जब इस तरह की गैदरिंग्स करते हैं तो कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं कि बच्चों के दरमियान लड़ाई हो रही है या कुछ? आपने ये बड़ा अच्छा याद दिला दिया। हमने अभी पिछले दिनों फिक्र रसा एक प्रोग्राम किया था जिसमें बच्चे जो हैं वो तकारीर के बुक से मुकाबला था उनके अंदर, और उसमें हमने जो मेहमान खुसूसी वो हमने स्पेशल ओलंपिक्स के बच्चे बुलाए थे। वाह वाह। यानी 3 बच्चे, वो तीनों को हमने, जिन्होंने साइकिलिंग में पाकिस्तान का झंडा लहराया है, उन्हें हमने बुलाया था। और आप उन्हें भी जानते हैं, हाफिज नसीम साहब को, उन्हें भी हमने बुलाया था। हाँ, तो ये 4 लोग हमने सिर्फ इसलिए बुलाए थे कि हम इन बच्चों से ये कह सकें कि जब ये बच्चे पाकिस्तान का परचम बैरून दुनिया में जाके लहरा सकते हैं तो आप क्यों नहीं लहरा, और उनको इनसे बाकायदा मुकालमा करवाया। ठीक है, तो मकसद वही था कि हमारे लिए वो स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल बच्चे हैं, क्योंकि उनकी सलाहियत इनसे कहीं ज्यादा है। और ये इस तरह के जो इदारे हैं ये यकीनन काबिल तारीफ हैं, काबिल तकलीद हैं कि जो इन बच्चों को जब उनकी सलाहियतों को उभारते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा ना कि आप जैसे लोग जो हैं वो यकीनन खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जो बच्चों की सलाहियतों को निखारने में माविन हो रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में हम इसके होके रह गए हैं। आज का बच्चा अगर मोबाइल से निकलेगा, सेहतमंद सरगर्मी की तरफ आएगा, तो बहुत सारी चीजें और बेहतर होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इसी मोबाइल को तो इस्तेमाल किया
इन बच्चों को मैंने बताया ना, हमारी कोई ऑफिस नहीं है, हम कहीं एक जगह बैठते नहीं है, ये मोबाइल ही हमारा ऑफिस बन चुका है। इन्हीं से हमारे बच्चों से ताल्लुकात बन रहे हैं और बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी वो असातिज़ा जो दर्द दिल रखते हैं इस कौम का, इस कौमी जुबान का और बच्चों के हवाले से, वो हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये काफिला बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन, यानी वो जिसे कहते हैं ना, मेरे अंदर कुव्वत बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। वजह सिर्फ यही है। और यही मोबाइल जिसको हम कहते हैं ना कि रोना रोते हैं कि इसने हमें खराब कर दिया, यही हमारे लिए काम आ रहा है। यहाँ पे मैं 2-3 इदारे जरूर हैं जिनके मैं जिक्र करने होंगे, और खास तौर पे महमूद शाम साहब का। शाम साहब उस्ताद ने, मोहतरम, आप वाकई एहतराम के काबिल हैं। हमने हमेशा आपसे सीखा है, आपकी लिखी हुई तहरीरों को पढ़ा तो समझा कि सत्र कैसे लिखी जाती है, आपको बोलते सुना तो समझा कि जुमलों की अदायगी कैसे होती है। सलाम हो आपका। तो आज भी वो हुआ ये कि जब मैं गया शाम साहब के पास, और मैंने उनके सामने ही रखा, पहली तकरीब के सदर वो मेहमान खुसूसी भी वो थे, तो मैंने कहा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्चों को कहाँ से ला के चीज़ें दूँ। मैंने वादा तो कर लिया इनाम का। अच्छा, हमने यही सोचा था कि हम किताबों की शक्ल में उन्हें इनाम देंगे। सही। तो शाम साहब की किताबें बच्चों की यो उन्होंने 150 किताबें मुझे दी, और कोई किताब मैं समझता हूँ अगर उसकी कीमत देखी जाए तो 500 से कम की नहीं थी। वाह वाह वाह। वो 150 किताबें उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी तरफ से। इसी तरह हमदर्द वालों ने हमारे साथ, डॉलर वालों ने हमारे साथ ताउन किया, और भी इदारे हमारे साथ। अच्छा, हम किसी से ये नहीं कहते कि हमें आप कोई पैसा दे दें, कुछ कर दें। हम ये कहते हैं कि हमारी जो काम है वो आप वो कर दें, वो कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो काफिला बढ़ता जा रहा है और ये इदारे हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा। कितनी से कितनी उम्र के बच्चे जो हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमने 2 इसकी वो कैटेगरीज बनाई हैं। अच्छा, गुड। 6 से 12 साल और 13 से 18 साल। 6 से 12, 13 से और 18, 13 से 18। बस। जिंदाबाद। हाँ, और इसमें हमारे साथ ज्यादा बच्चे जो हैं वो 6 से 12 वाले। वेरी गुड। और बहुत सलाहियतों के मालिक आप, यानी अगर हम नात में आ गए तो हमें हीरे मिले, अगर हम कौमी तराने में आ गए तो हमें हीरे मिले, अगर हम यानी तरानों के हवाले से स्पीच है, बैतबाजी है, इसमें हमें एक से एक वो मिल रहा है। यहाँ हमने एक और काम भी किया था। पिछले दिनों हमारे एक निजी टीवी से एक कौमी तराने के हवाले से एक बात आई थी कि हमारा कौमी तराना उर्दू में नहीं है, फारसी में है। तो मेरे पास इत्तफाक से आबिद अली बेग साहब की किताब मौजूद है, जिसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहकीक की कि हमारा कौमी तराना उर्दू या फारसी। तो उन्होंने उस तहकीक से ये साबित किया है कि हमारा कौमी तराना जो है उर्दू में है। और उसका हमने बाकायदा ये किया कि मेरी नवासी और आसिफ इलियास ने बाकायदा उसका थिएटर किया। उसमें हुआ ये कि वो ये कहते हैं कि यानी आसिफ इलियास नाना बने हुए हैं और वो नवासी, तो वो कहने लगी कि ये बताइए कि मैं कौन हूँ। तो कहने आपको गिनती आती है? नहीं, अगर उसमें से 100 में से 11 निकालें तो कितने होंगे? 89। तो मैं आपकी 89। तो इस तरह से गुफ्तगू का आगाज होता है और फिर बात इस बात पे आती है, वो पूछती है कि ये बताइए नाना कि हमारा कौमी तराना जो है वो फारसी में या उर्दू में? तो कहते हैं भाई सीधी सी बात है, हमारा कौमी तराना फारसी में। कहते हैं नहीं, कहते देखो तुम नवासी होंगे, हम 89+ हैं। सही है, लिहाजा हमारी इस पूछा आप ऐसा करें, आप हमारे कौमी तराने का एक एक लफ्ज बोलें, मैं उसका जुमला बना के देती हूँ। तो हमने वो 40 लफ्ज जो थे वो बोले गए और उसका जुमला बनाया उस बच्ची ने, और ये साबित किया कि ये रोजमर्रा जिंदगी में एक एक लफ्ज हमारा इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आसिफ इलियास भाई, बस मैं मुंतजिर हूँ आपका अपने शो में कि मेरे आइंदा किसी वैसे वो आते बगैर नवासी के, और ये जो है हम चाहेंगे यहाँ भी प्ले हो। रेहान सर, मेरे शो का टाइम हो रहा है बिल्कुल खत्म, तो मैं आपसे बस 1-2 सवाल ऐसे रह गए हैं जो मैं पूछना चाह रहा था, पता नहीं मैं पूछूं या नहीं पूछूं, फिर पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, पूछो। तो खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे खाने में वेजिटेबल की बात करूं या फिर हेल्दी फूड की बात? नहीं, आप जो भी आपको पसंद है आप वो बताइए। एक खीरा, गुड।
और एक दूसरा था दूध चीनी चावल। दूध चीनी चावल। और आप आसिफ इलियास सर के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात है आपकी आसिफ इलियास सर से? वो कौन है? हाय शाबाश ऐसे नहीं है। भाई, दास्तान यूसुफ के बाद का जुलाखा वाला हवाला है। मनाइल, जी, क्या हॉबीज क्या हैं? मुझे बागबानी बहुत पसंद है गुड हो गया। और किताबें पढ़ना। अच्छा, किताबों की तरफ तो मुतवज्जा कर दिया आपने इस नस्ल को। सर, आप किताब पढ़ते हैं रेहान सर? पढ़ता हूँ। बुक्स के अलावा, मतलब जो आपकी स्कूल बुक्स हैं उसके अलावा भी पढ़ते हैं कुछ कॉमिक्स वगैरह? कॉमिक्स तो डॉक्टर ने दिए, अच्छा, पढ़ी है मैंने। वेरी गुड। और जो है आप ने वो तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आप घूमने कहाँ कहाँ गए? मैं घूमने कोई सी भी जगह बता दूं? कोई सी, जहां जहां आप गए वही बताएंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि हम आपको अपनी तरफ से बता देंगे। जहां गए वही बताइएगा, ऐसा नहीं हो आप कह देना न्यूयॉर्क भी गया हूं। क्या बात है? आप न्यूयॉर्क गए? अमेरिका गए? कभी नहीं। अमेरिका तो नहीं गए अभी आप घूमने? कभी तक नहीं गया। सऊदी अरब? सऊदी अरब भी नहीं गया। अच्छा, कहाँ कहाँ गए? एक लकी वन, लकी वन, वेरी गुड। ये वाली जगह, ये वाली जगह वीनस चैनल, हाँ। वेरी गुड। रशियन सेंटर, रशियन सेंटर, वेरी गुड, आकिस जर्नी टू हज। वेरी गुड। आर्ट्स काउंसिल गए? आर्ट्स काउंसिल? वो कौन सी जगह? आर्ट्स काउंसिल बड़ी जबरदस्त जगह है। आर्ट्स काउंसिल आर्ट्स एक करते ऐसी होंगे। ऐसी जगह है जहाँ के, आर्ट्स काउंसिल नाम में तो आर्ट्स ही करते होंगे वहाँ पे। अच्छा चलें, बस एंड हो रहा है मेरे प्रोग्राम का। मनाइल, आप गाना गाती हो? नहीं, मुझे गाने का शौक नहीं है, बाकी मैं कर अच्छा। गाने ये बहुत अच्छे। रेहान सर, आप गाना गाते हैं? गाता हूँ। तो थोड़ा सा सुना दें, बस फिर एंड हो रहा है हमारे शो का। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारोबार। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। नाजरीन कराम, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। ऐसे लोग, आफ्ताब फारूकी जैसे लोग, आसिफ इलियास जैसे लोग, महमूद शाम जैसे लोग, और इसी नौयत के हर उस आदमी को सलाम तहसीन है जो आने वाली इस नस्ल की सही तरबियत में अपना किरदार अदा कर रहा है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।